मध्य प्रदेश के जबलपुर में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस महामंथन में सर संघ चालक मोहन भागवत समेत संगठन के 406 वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में देश भर के सामाजिक अभियानों, हिंदू सम्मेलन की तैयारियों और घर घर संपर्क कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस इसे चुनाव की जमीनी रणनीति की रिहर्सल बता रही है, तो वहीं संघ दावा कर रहा है कि ये सम्मेलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरण से जुड़े पंच परिवर्तन यानी स्वदेशी का प्रचार, नागरिक कर्तव्य, पारिवारिक मूल्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता के विषयों पर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा है। संघ का टारगेट हर घर तक संगठन और हर दिल में संस्कार का है। जबलपुर में संघ का महामंथन, शताब्दी वर्ष में आरएसएस की नई रणनीति, देश भर में होंगे 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन, नवंबर से शुरू होगा घर घर संपर्क अभियान, जन संपर्क से सामाजिक एकता तक की रूपरेखा, पंच परिवर्तन पर बनेगी नई रणनीति। आने वाले समय में गृह संपर्क यानी घर घर जाने का और एक अभियान पूरे देश भर में चलने वाला है। तो 25 से 40 दिन तक का ये अभियान अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहा है। और जो पंच परिवर्तन का जो संदेश है कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पूरे समाज में सभी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर मतलब बस्ती और मंडल के स्तर पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन है, तो उसकी भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी। आरएसएस की इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हिंदू सम्मेलन और घर घर संपर्क से जनता का भला नहीं होगा। असली जरूरत है रोजगार, शिक्षा और आर्थिक सुधारों की। विपक्ष इसे सियासी एजेंडा से जोड़ रहा है। संघ को समाज की असली समस्याओं पर बात करनी चाहिए। सम्मेलन और धर्म के नाम पर राजनीति से जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। हिंदुओं का तो जागरण हो चुका भारतवर्ष में। अब तो हिंदुओं को नौकरी की जरूरत है, महंगाई कम करने की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, 4 पैसे कमाने की जरूरत है। पूरे देश भर में हिंदू पलायन करके जा रहा है। गांव में, हरियाणा में, सूरत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में मजदूरी कर रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए। 1 लाख कार्यक्रम कराने से हिंदुओं को क्या मिल जाएगा। बहरहाल जबलपुर की धरती पर संघ का ये महामंथन केवल संगठन की रणनीति नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने का संकेत माना जा रहा है। संघ जहां सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरण की बात कर रहा है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक तैयारी और ध्यान भटकाने की कवायद बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जबलपुर का ये महामंथन समाज में समरसता का सेतु बनेगा या सियासत में नया मोर्चा खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी संघ का सियासी संग्राम। दरअसल राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जबलपुर में होने जा रहा है, और चूंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है, इसलिए पूरे साल भर कार्यक्रम होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और कहा तो ये जा रहा है कि इस पूरे साल भर के दरमियान करीब 1 लाख सम्मेलन पूरे देश भर में आयोजित होंगे। तो एक बड़ा विहंगम व्यापक प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम के जरिए संघ जो है उसके जो 5 प्रमुख चिन्हित उन्होंने जो किए हैं उस पर वो फोकस करेगा। और वो 5 क्या है उनके जो जिन पर संघ का पूरा ध्यान है: सामाजिक समरसता, पारिवारिक कल्याण, बेहतर नागरिक, पर्यावरण, स्वदेशी। ये कुछ सेक्टर हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर संघ फोकस करेगा। और इसके जरिए संघ हर घर, हर गांव में अपनी पैठ बनाएगा, लोगों तक पहुंचेगा
और संघ की एक्टिविटीज़ के बारे में, संघ के संस्कारों के बारे में लोगों को जानकारी देगा और प्रेरित करेगा कि आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक राष्ट्रीय नेशनलिस्ट संघ से आप जुड़कर इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आरएसएस का सम्मेलन हो और कांग्रेस सवाल ना उठाए तो ये भी असंभव है। कांग्रेस तो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बहुत सारे प्रश्न लगाती रही है और कांग्रेस की बदौलती आरएसएस पर करीब 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। ये अलग बात है कि तीनों बार वो प्रतिबंध हटाना ही पड़ा और एक बार तो उसको लेकर आयोग में तक पहुंचा गया, फिर आयोग ने भी उस प्रतिबंध को हटाया। और अभी कर्नाटक एक बिल लेके आई थी जिसमें सरकारी संस्थानों, धार्मिक संस्थाओं पर संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी, तो उसको भी हाईकोर्ट में फिलहाल स्टे मिल गया। तो अब चूंकि संघ सक्रिय है तो कांग्रेस को ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल माजरा है। हालांकि संघ इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। संघ बार बार यही कहता है कि वो राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, एक तो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन ये ऐसा दिखता नहीं है। और जो बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसके पीछे तो ये कहा ही जाता है कि पर्दे के पीछे तो संघ ही काम करता है। जब कोई ऐसा उनका आड़े वक्त आता है तो संघ ही उनकी नैया पार करता है। तो ये दोनों दिखते भले ही अलग अलग हैं लेकिन हैं तो करीब करीब एक जैसे ही। तो कांग्रेस के ये बहुत सारे सवाल हैं, तो आज इसी पर चर्चा होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। संघ के जबलपुर सम्मेलन के क्या है मायने? पंच परिवर्तन के जरिए समाज में कितना होगा बदलाव? क्या संघ का शताब्दी अभियान राजनीति को भी करेगा प्रभावित? कांग्रेस क्यों उठा रही संघ के सम्मेलन पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अजय दबले जी हैं। अजय जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कन्हैया जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय जी आपसे। एक बड़ा प्रोग्राम आप लोग जबलपुर में, आप तो खैर डायरेक्ट तो मना ही करेंगे इसको, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा प्रोग्राम जबलपुर में हो रहा है, उसको लेकर आप बताइए कि वो क्या क्या खास वहाँ क्या प्रोग्राम है, उसकी आवश्यकता अभी क्यों पड़ी और इन प्रोग्राम के जरिए, सम्मेलनों के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवराज जी, सर्वप्रथम तो आज का जो विषय है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो देश के एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भारत के सार्वभौमत्व के लिए बार बार अपने अनेकों ऐसे नवोन्मेषी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में जाते रहता है और एक समाज को दिशा और चिंतन देने का काम करते रहता है। क्योंकि वर्तमान में 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, तो उससे लेके हम वर्ष 2025 में हैं और संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। उस दृष्टि से संघ के विभिन्न कार्यक्रमों की, वर्ष भर के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा है और कल ही संघ के प्रचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुनील अंबेडकर जी ने बृहद और विस्तृत पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो जबलपुर में कार्यक्रम चल रहा है उसके माध्यम से उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में संघ का वर्ष भर की क्या गतिविधियां रहेंगी उसको हमारे समक्ष रखा है। तो हम सभी भारतवासी इस बात के लिए भी सौभाग्यशाली हैं कि भारत की संस्कृति को, हमारे पुरातन हमारा जो एक हमारा गौरव रहा है, उस गौरव को अनुभूति कराने वाला, उसके ऊपर समाज के बीच में बार बार जाकर चिंतन करने वाला कोई ऐसा एक संगठन है जो हमें कहीं विलुप्त होते जा रही है। लेकिन हमारी जो भारत की सनातन संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्मिक अभ्युदय है, उसको कहीं ना कहीं दिशा की आवश्यकता थी। और हमने देखा है कि संघ के विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, विभिन्न जनजागरण के माध्यम से बार बार समाज उसके ऊपर चिंतन करते रहता है। चाहे हम राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर ले, जिसमें हमारे परम श्रद्धा के स्थान रामलला के भव्य दिव्य मंदिर की बात हो, तो ऐसे अनेक विषय लिए। अभी वर्तमान में संघ ने जिस पंच परिवर्तन की बात कर ली, तो वो पंच परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारे सनातन संस्कृति में एक निहित शाश्वत सत्य है, जिसमें हमारे
सामाजिक समरसता की बात है, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में सामाजिक समरसता की बात आती है। एक कुटुंब प्रबोधन का विषय आता है, नागरिक कर्तव्यों की बात आती है, पर्यावरण संरक्षण की बात आती है और स्वदेशी के मूल्यों जिसमें हम स्वभाव और स्वबोध की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इनबिल्ट कल्चर था, जिसको संघ पुनः हमारी जो वर्तमान की पीढ़ियां है, हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां है, उनके समक्ष रखने का काम कर रहा है। फिर घर घर संपर्क अभियान के माध्यम से समाज में चेतना लाने का अभियान हो, हिंदुत्व को विस्तार देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि विधर्मियों के माध्यम से बार बार अपनी दूषित क्रियाकल्पों के माध्यम से धर्म पर आघात किए जाते हैं। सामाजिक समरसता की मैंने बात की कि संघ हमेशा से सामाजिक चेतना की, सामाजिक समरसता की बात करते आए हैं और युवा वर्गों को इन चेतना के साथ में जोड़ने का एक ऐसा विस्तृत कार्यक्रम जो कल माननीय सुनील अम्बेडकर जी ने हम सभी के समक्ष रखा, तो निश्चित रूप से ऐसे एक हम कहेंगे कि जिसको देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्र प्रथम की जो भावना रखता है, ऐसे संगठन का शताब्दी वर्ष निश्चित ही देश को बहुत कुछ देके जाने वाला है। ठीक बात। अमित तावरे जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज। अच्छा, ठीक। हाँ, अमित जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर संघ कोई भी अपना कार्यक्रम करता है तो कांग्रेस बहुत तीव्र आपत्ति दर्ज कराती है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वजह है इसकी सब? अमित जी, मैंने ये जानना चाहिए कि वजह की बात यह है कि बड़ा हास्यास्पद है ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जब राष्ट्रवादी संगठन कहा जाता है, एक ऐसा संगठन जिसको हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने संदिग्ध कहा, हिंसा सोच विचारधारा वाला कहा और बातों से संबंधित मामला तो आपको पूरे देश को पता ही है। वो संगठन जिसने 52 सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, जो लोग राष्ट्रगान का कभी समर्थन नहीं करते थे, कोर्ट की फैसले के बाद तिरंगा झंडा लहराते थे। ठीक, अमित जी, आपकी आवाज़ इको कर रही है, थोड़ा उसको करेक्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में कन्हैया जी हैं, मैं उनका एक विस्तृत पक्ष जानना चाहता हूँ। अच्छा कन्हैया जी, ये संघ एक्टिव होता है तो ये कांग्रेस की क्यों धड़कनें तेज हो जाती हैं? मुझे लगता है कि इसकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। जैसे एक तरफ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है संख्या के लिहाज से, तो आरएसएस एक दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है और न सिर्फ गैर राजनीतिक संगठन है बल्कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा यदि अनुशासित यदि कोई संगठन है तो मुझे लगता है कि वो आरएसएस है पूरी दुनिया में। जहाँ तक जैसे कांग्रेस के जैसे कुछ मित्र हैं जो इस बात को लेकर के विरोध के आरएसएस के किसी आयोजन को लेकर के जब विरोध करते हैं, तो मैं बताऊं कि आरएसएस जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। आरएसएस के सामने कोई चैलेंज नहीं है। मतलब ऐसे यदि कोई राजनीतिक या विचारधारा को लेकर के यदि देखा जाए तो उनके सामने किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। वो खुद अपने लिए माइलस्टोन, अपने लिए खुद ही जो मील का पत्थर है वो तय करते हैं। अपने आप को ज़्यादा बेहतर और बेहतर और बेहतर करने के लिए वो लगातार कोशिश करते रहते हैं और उसके लिए जितने भी अपने जो टॉप लेवल के जो पदाधिकारी हैं से लेकर के जो बॉटम लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो स्वयंसेवक होते हैं, तो उनको वो प्रशिक्षित करते हैं देश की सेवा के लिए। इनका जो मोटो है, इनका जो आदर्श है, देश के लिए तो हम लोग मर जाते हैं। मरना मतलब सर्वोच्च बलिदान हम लोग तो देश के लिए करते ही करते हैं। कोई भी व्यक्ति का जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो देश के लिए प्राणों का न्यौछावर कर देता है, तो वो सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। लेकिन इनका जो मोटो है, इनका जो आदर्श है कि देश के लिए जीना, मतलब अब देश के लिए जीना मतलब पूरा जीवन जो है देश के जो लोग हैं या देश भारत माता की सेवा के लिए खपा देना, अपने आप को मतलब अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को वो मिटा करके भारत माता की सेवा में लगा देना के लिए संकल्प से जूझते हुए वो व्यक्ति अपने घर परिवार, अपने नाते रिश्तेदार को लगभग भूल जाता है, जो इनके पूर्णकालिक जो स्वयंसेवक होते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जैसे आमतौर पे जैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे जैसे कांग्रेस के मित्र हैं जो विरोध करते हैं, तो कभी, हालांकि मैं आरएसएस का मैं कोई स्वयंसेवक नहीं हूं, कभी मैं वो कभी लाइफ में कभी भी उनके किसी शिविर में नहीं गया मैं, लेकिन मैं जितना जानता हूं, जितना मैं पढ़ा हूं, जितना मैं लिखा हूं या जितना मेरे को समझ है, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक अपना एक चेक लिस्ट तैयार कर ले कि भाई मेरे को इस बात को लेकर के मतलब आरएसएस से आपत्ति है, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट वो अपने खुद तैयार कर ले और उनके 2 दिन या 3 दिन का जो शिविर होता है उसमें जाकर के उसमें पार्टिसिपेट कर ले। और वो जो उन्होंने अपनी जो लाइन बनाई हुई है उसके बारे में जो उन्होंने अपनी धारणा बनाई हुई है वो कितना सही है, कितना गलत है और कितना सही है, उसका मूल्यांकन वो स्वयं करें। अमित जी, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही थी, अब यदि मेरी आपके पास आवाज आ रही हो तो मैं आपसे एक सवाल करता। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास अमित जी? अमित तावरे? हाँ अमित जी,
आपकी बात अधूरी रह गई थी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आरएसएस जैसे संगठन को देश राष्ट्र संघ का विरोध करना हो, जो 1942 में देश की आजादी का विरोध करता हो, जो इस संस्था का आज तक रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं है, उसको यह कहना कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और उस संगठन की करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बनना और उसके आरएसएस चीफ का फुल तामझाम के साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैसे चलना, तो ये अपने आप में बताता है कि हमारी बात ये बस है कि विरोध नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि आरएसएस को खुल के स्वीकार करना चाहिए कि एक राजनीतिक संगठन है। दूसरा, आपने कहा कि 3 बार प्रतिबंध हटाया। 3 बार प्रतिबंध इसलिए हटाया कि इन्होंने लिख कर दिया कि हम ये शर्त मानेंगे, राष्ट्रवाद की विश्वास रखेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे। ये बातें उन्होंने कही जब जाके प्रतिबंध हटा। दूसरी बात यह है कि संघ के बारे में अभी पोस्ट के वक्ता बोल रहे थे देश के लिए जान देने वाले। अरे देश के लिए जान देने वाले लोग देश में कांग्रेस के रहे। इंदिरा जी की जान देश के लिए समर्पित रही, राजीव जी की जान देश के लिए समर्पित रही, या हेडगेवार जी की जान किस लिए गई, या इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई। कौन एक ऐसा इनका शासक है जिसने देश के लिए जान दी हो? आप बताइए मुझे। तो सिर्फ ये संगठन ऐसा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुश्किलों में रहती है, तो देश की जनता का मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्यक्रम करे जाते हैं। आज चलिए स्वदेश। अच्छा अमित जी, एक सवाल ले लो, बस एक सवाल ले लो, फिर आप अपनी बात कहना। आपने अभी बोला कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में, संकट में रहती है तो एक्टिव हो जाता है, तो अभी आपको लगता है कि सरकार संकट में है? निश्चित तौर पर संकट में। आप देखिए ना, वैश्विक पटल पर आज हमारे किस देश के साथ मजबूत संबंध है? इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, 55 बार, 58 बार, 60वीं बार। नहीं, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सम्मेलन जबलपुर में हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। स्वदेशी की बात आरएसएस यदि करता है तो आज देश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाइना से मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा था क्योंकि ये सम्मेलन जबलपुर में हो रहा है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जबलपुर में करें या इलाहाबाद में करें या कानपुर में करें। ठीक, चलिए मैं अजय जी के पास आपके सवाल ले जाता हूं। अजय जी, वो जो बार बार ये चिंता जाहिर करती है कांग्रेस कि आपका ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना आपने झंडा फहराया, और जब आप संकट में आते हैं तो फिर संघ सक्रिय हो जाता है, इन सब पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जरूर 3 बार प्रतिबंध लगाया, लेकिन आपने लिख के दिया तब हटाया। तो मुझे लगता है कांग्रेस की यही समझ जो है ना, ये राजनीतिक समझ या कहें हम इसको, या अध्ययन की समझ कहें, वो थोड़ी कमजोर है। पहली बात तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस, और जिसके 5 पूर्व राष्ट्रीय जो नेशनल चीफ रहे हैं वो अंग्रेज रहे हैं, तो उसका कल्चर यदि हम तुलना करें और आज एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना करें तो बहुत हास्यास्पद होगा। कांग्रेस की तुलना भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होगी। दूसरा, इन्होंने प्रश्न पूछा कि ये बार बार देश से द्रोह करने वाले लोग हैं, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ को 1963 की रिपब्लिक डे परेड में विधिवत रूप से आमंत्रण आपकी सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आमंत्रित करके रिपब्लिक डे की परेड में सम्मिलित होने का राष्ट्रीय स्वयं संघ को आग्रह किया था, वो सम्मिलित भी हुआ था। ये हमने देश का इतिहास जानता है। रही बात, आपने कहा कि तिरंगे झंडे को लेकर कि वर्ष 2002 के पहले भारत का जो नेशनल फ्लैग कोड है वो इतना कठिन था। वो नवीन जिंदल वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ, उसके बाद में जो फ्लैग कोड को सरलीकरण किया गया, उसके बाद में हम अपने सार्वजनिक स्थानों पे, हम अपने घरों पे तिरंगा ध्वज लहरा सकते हैं। और उसी के बाद में राष्ट्रीय स्वयं संघ के भी जब हमारा रिपब्लिक डे होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तिरंगा ध्वज का सम्मान होता है। जो एक प्रकार से एक टाबू क्रिएट किया जाता है, जो एक प्रकार से संघ पे लांछन लगाए जाते हैं, वो कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के देखे। देश के ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी की जान देश के लिए गई थी, तो ये हम नहीं कह रहे। पी चिदंबरम जी का वो स्टेटमेंट उठाकर कर लीजिए, उन्होंने स्पष्टता के साथ में कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, जिसके माध्यम से कांग्रेस की एक बड़ी भूल थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की, एक सिखों के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर इस प्रकार से देश की सेना को भेज पे हमला नहीं करना था तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को। और ये हमने नहीं कहा, इनके पूर्व गृह मंत्री देश के पी चिदंबरम जी कह रहे हैं।
ऐसे अनेक विषय उठाकर देख लीजिए कि बार बार कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के कल्चर को, कांग्रेस की राज संस्कृति को, कांग्रेस के अंतर्गत राजनीति को आईना दिखाने का काम किया। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तुलना की या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे काम करने की, तो उस संस्था के स्वयंसेवक कितने समर्पित है, समर्पण भाव से काम करते हैं। ना उसे किसी बैंक अकाउंट की आवश्यकता है, ना उसे किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। वो अपनी गतिविधियां अपने स्वयंसेवकों द्वारा मिले हुए दान से समाज के हित के लिए कर रही है, राष्ट्र के हित के लिए कर रही है और सेवा कार्यों के लिए कर रही है। तो ना कभी किसी सरकार से उन्होंने दान अनुग्रहित किया, ना किसी सरकार को वो रिस्पॉन्सिबल है। समाज के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अनेकों संगठन हैं, आप कितने लोगों को रोकेंगे और कितने लोगों पे पाबंदी लगाएंगे? देश में 50 वर्षों तक क्या आपका शासन काल रहा, क्या आपने संघ के कभी किसी सेवा कार्यों को रोकने का प्रयास किया? और नहीं रोक सकते, क्योंकि सेवा जो होती है वो मन से होती है और सेवा लोग समर्पण भाव से की जाती है। अजय जी, लेकिन एक आजकल, अजय जी बस एक सवाल और, फिर आजकल क्या है, संघ की कार्यप्रणाली को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। स्वयं सेवकों के जो राष्ट्र चरित्र की बात करता है उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठते हैं, और वो जो आप जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। इस पर भी थोड़ा सा आप जी अपनी राय व्यक्त करें। देखिए योगीराज जी, आप मध्य प्रदेश के एक बहुत जानकार पत्रकार हैं। आप समय समय पर अपने लेखों के माध्यम से समाज के अनेक विषयों पर चिंतन भी करते रहते हैं जी। संघ की शाखा में जाने वाले स्वयंसेवकों के साथ पूछ लीजिए, कहीं किसी प्रकार की ऊंच नीच समाज के बीच में जाकर ऐसे अनेक सेवा बस्तियों में काम की बात करें, ऐसे अनेक वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से ऐसे अनेक दूर सुदूर के इलाकों में काम हो। संघ ने हमेशा से सामाजिक समरसता को अपने जीवन के मूल्यों में स्थापित करने का काम किया। आप अनेकों स्वयं सेवकों के माध्यम से आपने देखा है कि संघ के वो स्वयंसेवक चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आते हो या अपने अन्य किसी विधा में रहे हो, उन्होंने हमेशा से समाज को जोड़ने का काम किया है। तो सामाजिक समरसता संघ का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, आपने कहा था कि कैरेक्टर की बात की है, तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम वो करता है जो संघ की ये जो अच्छी चलने वाली गतिविधियां हैं, संघ के ये नवाचार हैं, संघ के देश को जोड़ने वाले काम है, उससे जो आहत हुए लोग हैं, जिनसे किसी की राजनीति को, एक परिवार विशेष की राजनीति को चोट पहुंची है, वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए इस प्रकार के लांछन लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 100 वर्ष हो गए, आप कांग्रेस के 100 वर्ष उठाकर देख लीजिए। 100 वर्षों में कांग्रेस कहां मतलब शीर्ष से फर्श पे आ गई, और एक संघ है जो कुछ 17 स्वयंसेवकों के माध्यम से डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया था, आज वो करोड़ों स्वयंसेवकों की एक विचार शक्ति बन गया। करोड़ों स्वयंसेवकों के लिए विचार देने का काम करता है, देश को, राष्ट्र को दिशा देने का काम। ठीक बात। अजय जी, अमित जी, मैंने अजय जी को अभी इसलिए टाइम दिया है इतना ज़्यादा क्योंकि उनको अभी निकलना है। अजय जी, आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि हमें बताया गया है कि आपको किसी आवश्यक काम से जाना है। मैं आपको फ्री करता हूँ। अमित जी, एक तो आपसे संपर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज, और यदि आपने अजय जी की बात सुनी होगी तो आप उसका जवाब भी दे दें। देखिए, ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं, लगातार झूठ बोलने वाले लोग हैं। यदि इनके संगठन को इतनी आवश्यकता है कि वो खुद अपना काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों करा के रखा है, खाता क्यों खुलवा के रखा है? दूसरी बात यह, सामाजिक समरसता की ये लोग बात करते हैं। 100 साल हो गए, 100 साल में किसी दलित को इन्होंने अपना संघ प्रमुख नहीं बनाया, किसी आदिवासी को नहीं बनाया, किसी अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं बनाया। सिर्फ एक ही वर्ग का व्यक्ति हमेशा संघ प्रमुख क्यों बनता है? दूसरी बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में जन जागरण लाना है। अरे भाई, आज का युवा ये पूछ रहा है कि नौकरी कब मिलेगी, आज का युवा ये पूछ रहा है 50 रुपए लीटर पेट्रोल कब होगा, दाल जो है उस वापस से 70 रुपए किलो कैसे होगी जो कांग्रेस के राज में थी। सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। क्योंकि आप देखिए, मध्य प्रदेश में इनकी जमीन जो है वो पूरे देश में कमजोर होती जा रही है। और यदि ये राजनीतिक संगठन नहीं होता तो जेपी नड्डा साहब ने ये क्यों बोला था कि अब हमको संघ की आवश्यकता नहीं है, पहले हमको संघ की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ज्वाइंट होकर चुनाव लड़ते थे, और अब तो ये है कि सत्ता का मजा दोनों लोग मिलकर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, भागवत साहब की जेड प्लस की सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा काम करा है भागवत साहब ने कि इनको दुश्मनों से खतरा है या पाकिस्तान से खतरा है? और एक ऐसा कोई काम बता दीजिए जो उन्होंने देश हित में आपको करा हो। बॉर्डर पर जाकर ठीक है अमित जी, आपकी आवाज़ कुछ इको कर रही। ठीक, मैं एक कमेंट कन्हैया जी, चूँकि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपको कि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि किसी की, यदि संघ एक्टिव होता है तो ना कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए, संघ का अपना एक अलग काम है। लेकिन फिर भी कन्हैया जी, आप भले ही कितने ही वो करें, एक महीन रेखा खींचने की कोशिश करें बीजेपी और संघ के बीच, लेकिन वो स्पष्ट तो नज़र आ ही जाता है। और जैसे अमित जी भी जिक्र कर रहे थे, और हम भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं
संकट की स्थिति में एक तरह संकट मोचक का काम करता है बीजेपी के लिए संघ। डेफिनेटली बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए उसमें कोई मतलब आरएसएस जो है वो बीजेपी को एक कोर जो है सपोर्ट करता है, तो ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। बीजेपी में जो संगठन महामंत्री जो आते हैं और भी जो कुछ पदाधिकारी आते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो संघ से ही आते हैं। आज भी ये देखो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो मतलब संघ के जो है वो स्वयंसेवक रहे हैं। मध्य प्रदेश में यदि आप देखोगे तो मुख्यमंत्री से लेकर के आपके पूरे मंत्रिमंडल के ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो स्वयंसेवक पहले रहे हैं। मतलब जब स्कूली जीवन में जब उन्होंने शुरुआत की होगी तब से वो लोग इस विचारधारा के साथ में और उस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई ये आरएसएस के और बीजेपी मतलब जो है वो कुछ दबा छुपट जैसा कोई मामला नहीं है, ये तो ओपन है, ये कोई मतलब ये क्लियर है। बिल्कुल 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 अब चूंकि क्या है कि समय बहुत समाप्ति की हो रही है और पूरा हो गया लगभग। मैं चाहता तो शायद आपसे एक आध कमेंट लेता क्योंकि आपको मैं डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।